आज हम करेंगे आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है आर्टिकल की, इसका टाइटल क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब जो आर्टिकल 14 था, हमने पहले भी पढ़ा था कि आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूट्स जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी। जो जनरल रूल इक्वालिटी का, इक्वालिटी जो ऑब्जेक्ट है हमारा प्रीएम्बल में, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जनरल रूल कॉन्स्टिट्यूट करता है आर्टिकल 14 में। अब इस जनरल रूल की जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो आ जाती है आर्टिकल 15 में। तो इसको कहेंगे हम ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 15 embodies स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ जनरल रूल enshrined in आर्टिकल 14 read with preamble of the constitution। अब जैसे हमने पढ़ा टाइटल की प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 15 है वो प्रोहिबिट करता है या प्रिवेंट करता है स्टेट को कि वो डिस्क्रिमिनेट वाइल मेकिंग लॉ, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। फिर ये जो रूल है ये अगेंस्ट स्टेट है, वही हो गया जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट है ना, ये इट इज दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सिटीजन्स नॉट नॉन सिटीजन। अब जो आर्टिकल 14 था उसमें इक्वालिटी सबको दी गई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दी गई है कि आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया के इन रिलेशन टू देम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन नॉन सिटीजन्स पे ये आर्टिकल 15 अप्लाई नहीं होता। फिर एक केस है काठी रानिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, 1952 का केस है ये। लॉ इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाय रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 14। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कोई, जो हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 में पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था ना कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, और ईवी रेयप्पा का केस आया था जिसने एक न्यू कॉन्सेप्ट नॉन आर्बिट्रेरी। तो इस बेसिस पे जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो आर्टिकल 14 में हो जाती है। अब इस केस में जो हेल्ड किया है उसका मतलब ये है कि इन केस कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो वायलेट करता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को, कि मतलब कोई प्रोविजन बनाई गई है जो इन बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करके बनाई गई है, तो उसको हम वैलिड नहीं कर सकते ये ग्राउंड को लेके कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी एज वैलिड। तो ये है कि लॉ इन वायलेशन ऑफ, अब इसका मतलब ओवरऑल यही है कि जो अगर डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बेसिस पे अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो वो वैलिड नहीं हो जाएगा अंडर आर्टिकल 14 में। अब हम करेंगे क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ भी इन्होंने बोला है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है ना, एक्सटेंशन है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या है? 14 और 15 का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि स्टेट कैन नॉट डू अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन नॉट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ओनली ये जो ग्राउंड्स इन्होंने मेंशन किए हैं ना, इन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 15 में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ओनली ऑन, द वर्ड ओनली इज बीइंग यूज्ड इन क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओनली का मतलब है कि इन बेसिस के जो मेंशन्ड है, ये इनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अदर देन द मेंशन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके अलावा अगर कोई और ग्राउंड्स पे हो रहा है
तो उसका अलग से कंसिडरेशन होएगा, लेकिन इन ग्राउंड्स पे आप स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो क्लॉज 1 क्या कहता है, क्लॉज 1 गेट्स वायलेटेड इफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन क्लॉज 1 but not if legislature has taken one of the ground and other factor, then it is not considered to be violation। तो इसका मतलब यह है कि अगर इन ग्राउंड्स पे एक ये ग्राउंड हो गया या फिर कोई और, तब डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन जस्ट सिर्फ इसी ग्राउंड पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तब ये वायलेशन ऑफ क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। अब सेकेंड क्लॉज 15 का क्या कहता है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels and place of public entertainment or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and place of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public। अब पहली बात तो हमने यहाँ पे ये नोटिस करनी है कि ये जो क्लॉज है ये स्टेट पे भी लागू होएगा और प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी लागू होएगा। इसका मतलब ये है कि ना तो स्टेट कोई ऐसा कानून या फिर कोई रूल बना सकती है जो डिस्क्रिमिनेट करे इन ग्राउंड्स के ऊपर सिटीजन्स को लेके, और इवन प्राइवेट इंडिविजुअल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन ग्राउंड्स के ऊपर। तो 15 क्लॉज 1 था वो स्टेट के अगेंस्ट था, और ये क्लॉज 2 है स्टेट और सिटीज प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। तो अब ये बोल क्या रहा है, इन्होंने ये बोला है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता या डिसेबल नहीं कर सकता, लाइबल नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता या कंडीशंस नहीं लगा सकता विद रिगार्ड टू, क्या रिगार्ड कि वो मतलब अगर किसी का कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है या फिर कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट है, वो प्रिवेंट नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन्स को एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि आप हमारे होटल में या फिर रेस्टोरेंट में या मतलब किसी भी उनकी जो प्राइवेट प्लेस है या कोई भी ऐसी जगह जो पब्लिक फंड से बनाई गई है कि एक्सेस देने के लिए आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि कास्ट की वजह से, या फिर कई बार होता है, हमने आजकल वीडियोस में भी देखा है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी नहीं अंदर आने देते, अगर उनके पास इतना पैसा है कि वो पे कर सकते हैं तो उनको कोई भी रोक नहीं सकता। ये इसीलिए हम राइट्स को लेके अवेयर होना बहुत जरूरी होता है। तो ये यही कहता है कि आप ऐसे एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस और प्राइवेट प्लेसेस रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और जैसे पहले होता था कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो वेल्स, आजकल भी ऐसे होता है, तो वेल्स को यूज नहीं करना है, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता। तो उन्होंने बोला कि आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस किसी को, जैसे आजकल मुस्लिमों को दिक्कत आ रही है, फिर रेसिज्म के ऊपर, फिर कास्ट के ऊपर या सेक्स के ऊपर, जेंडर के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ की आप इस जगह से हो या और एनी ऑफ देम, और इन किसी के एक ग्राउंड पे भी आप अगर डिस्क्रिमिनेट करते हो तो वायलेट करता है 15 क्लॉज 2 को, और ये हेल्ड हो जाएगा, जो ये रूल बनाया है वो हेल्ड हो जाएगा इनवैलिड। तो इन्होंने बोला नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू, डिसेबल नहीं कर सकते आप किसी सिटीजन को, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते या कंडीशन नहीं लगा सकते ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, एक्सेस टू दीज प्लेसेस और यूज ऑफ दीज थिंग्स, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या था, क्लॉज 15 क्लॉज 2 का ऑब्जेक्ट था गार्ड अगेंस्ट मेनेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबली एक्सरसाइज्ड इन इंडिया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ हो रहा था ऑन दीज ग्राउंड्स, उसको खत्म करने के लिए ये क्लॉज एक्सरसाइज में आया। अब नेक्स्ट क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। अब ये भी स्टेट पे हो गया
फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इन्होंने स्पेशल मतलब स्टेट है, कोई कानून ऐसा बना सकती है कि जहां पे वो स्पेशल प्रोविजन दे सकती है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब यहां से ये पता चलता है कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसकी ये एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरल रूल आर्टिकल क्लॉज 1 में ये था कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब यहां से आ गया कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, लेकिन उनके ऑब्जेक्ट है कि आप इन क्लासेस के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हो इन क्लासेस को। तो किन क्लॉज 3 में है कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए। इसका कारण क्या है, इनको स्पेशल प्रोविजंस क्यों दी गई, स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। अब फर्स्ट तो ये है कि आर्टिकल 45 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें ये बोला है कि प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। ये आर्टिकल 21 भी कहता है कि 6 to 14 ईयर्स एज ऑफ चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन मिलेगी। और आर्टिकल 42 में प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मटर्निटी रिलीफ की प्रोविजन दी गई है विमेन को फॉर ऑफ वर्किंग क्लास को। तो इन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे क्लॉज 3 ऑफ द क्लॉज 3 ऑफ 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन दी गई है। तो स्टेट कैन नॉट मेक डिस्क्रिमिनेट। अब जनरल रूल क्या है कि स्टेट, जो मैंने पहले भी बताया कि जनरल रूल 15 का ये कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, लेकिन क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 15 क्लॉज 1। तो कैन इन रिगार्ड टू विमेन एंड चिल्ड्रन कंसिडर टू बी, क्योंकि इनकी स्पेशल प्रोविजन क्यों दी गई है, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड टू, विमेन एंड चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड टू बी वीकर सेक्शंस ड्यू टू देयर नेचर, तो रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड केयर। सो स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 2 स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब विमेन को क्यों स्पेशल प्रोविजन दी गई है, क्योंकि इनका पहले कंट्रीब्यूशन होता नहीं था। वर्ड इज बीइंग यूज्ड इज सोशली एंड इकोनॉमिकली हैंडीकैप थी विमेन को, इनको कंट्रीब्यूट नहीं करवाया जाता था सोशल एक्टिविटीज या इकोनॉमिक। अब सोशल एक्टिविटीज में ही कंट्रीब्यूशन नहीं था तो इकोनॉमिक तो कहाँ हो जाएगा। तो सो कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लॉज 15 क्लॉज 3 टू रिमूव सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ऑब्जेक्ट क्या था, टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन वुमेन पोजीशन इन सोसाइटी। अब क्लॉज 15 क्लॉज 3 वाइड इनफ टू कवर इंटायर रेंज ऑफ स्टेट एक्टिविटी। अब ये कर क्या सकते हैं कि कहां कहां इनको स्पेशल प्रोविजन दी गई है, ये इतना वाइड है कि इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, इनको एम्प्लॉयमेंट में स्पेशल प्रोविजन, इनको रिजर्वेशन दी जाती है। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडीज और प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन as we see in article 21A of the constitution। फिर एक केस है चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। इन्होंने यहाँ ये बोला कि इक्वालिटी कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस देयर आर इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी कहाँ से अचीव करोगे अगर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर अपॉर्चुनिटी दोगे तभी तो इक्वालिटी सामने आएगी ना। अब करेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें सीरीज ऑफ केसेस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो समझने वाले हैं। ये यहाँ पे भी यूज होएगा, ये आर्टिकल 16 में भी यूज होएगा, तो इसको ध्यान से समझना। इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ी बहुत, तो पहले क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for scheduled caste and scheduled tribes। अब ध्यान देने वाली बात है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली, तो यहाँ पे SC ST और BC की बात हुई है।
और यहाँ पे सिर्फ एडवांसमेंट की बात हुई है। किसकी? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग थे जो, इन टर्म्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। अब पहले तो ये है कि ये क्लॉज आया कहां से। एक केस आया था 1951 में, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन। इस केस में मद्रास गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रखी थी जिसमें इन्होंने बोला था, उन्होंने रिजर्व की थी सीट्स इन स्टेट मद्रास एंड इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज ऑन रेस रिलीजन। इन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने कुछ सीट्स रिजर्व की थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस ऑर्डर को वॉइड डिक्लेयर किया। अब इन्होंने सीट्स रिजर्व की इंजीनियरिंग कॉलेज में रेस, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड वॉइड किया। अब इसको नलिफाई, इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस थे वो चाहते थे कि इन कैटेगरीज को अपलिफ्ट किया जाए और इनको रिजर्वेशन दी जाए, तो उन्होंने क्या किया, इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए ये क्लॉज एग्जिस्टेंस में लेके आए। तो ये क्लॉज कब आया? ये क्लॉज आया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, टू नलिफाई ऑर्डर ऑफ चंपाकम केस। Parliament introduced Article 15 Clause 4 by First Amendment and provide nothing in Article 15 Clause 4 and 29 Clause 2 prevent state to make special provision for advancement of socially and educationally backward class of citizens और ST and SC। तो फिर सिर्फ एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, इस पे ध्यान देना। अब इन्होंने बोला कि जो 15 क्लॉज 4 है ना, वो इतना वाइड है कि आप यहाँ पे विमेन और चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। फिर उसके बाद आया 1993 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मंडल कमीशन का केस है, इसकी बाद में हम हिस्ट्री करेंगे। अब इसने क्या किया, प्रिंसिपल बिहाइंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का प्रिंसिपल बिहाइंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इज preferential treatment can be validly done when social educationally backward classes need it। अब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के ऊपर ध्यान देना है कि जो सोशली पीछे रह गए हैं ड्यू टू कास्ट, उनको प्रेफरेंसेस नहीं मिली, तो वो सोशली पीछे रह गए और इसी की वजह से वो, क्योंकि वो उनको राइट नहीं था एजुकेशन का, ये हिस्ट्री है, तो इनको ये राइट्स ना, तो इनको सोशल इन्वॉल्वमेंट मिलती थी, उसकी वजह से इनको एजुकेशनल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं मिल रही थी। तो इनको एडवांस करने के लिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी गई इस क्लॉज के थ्रू। अब ये जो क्लॉज 4 है आर्टिकल 15 का, ये इनेबलिंग प्रोविजन है, ये इनेबल करता है स्टेट को कि ये स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं इन क्लासेस के लिए। अब इस केस में ये भी बोला गया कि जो बैकवर्ड क्लास, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में दी नहीं गई। फिर ये केस आया इन MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, 1963 का केस था। ये इससे इंदिरा साहनी से पहले आया था केस ये। तो इसमें यहां इन्होंने बोला कि बैकवर्डनेस इज बोथ सोशली एंड एजुकेशनली नॉट ईदर। इस केस में इन्होंने ये कहा कि जो हम बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया चेक करेंगे कि कौन सी कास्ट या क्लास बैकवर्ड है, वो हम सिर्फ ये नहीं चेक करेंगे कि वो ईदर सोशली और आइदर एजुकेशनली बैकवर्ड हो, ये दोनों चेक किया जाएगा कि वो सोशली और एजुकेशनली दोनों तरह से बैकवर्ड होनी चाहिए। अगर कोई क्लास एजुकेशनली अपग्रेडेड है लेकिन वो सोशली बैकवर्ड है, तो वो क्राइटेरिया नहीं होएगा। ये चीजें दोनों देखनी पड़ेगी कि सोशली भी देखनी पड़ेगी और एजुकेशनली भी देखनी पड़ेगी, ये पॉइंट ध्यान से याद रखना। फिर इसी केस में इन्होंने सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को ना SC और ST के इक्वेट किया, कि उन्होंने बोला कि ये दोनों सेम ही कैटेगरी की, ये बराबर, इनका बराबर का दर्जा है, कि वो छोटा बड़ा नहीं है, इक्वेट किया इन दोनों को। फिर यहां इस केस में कोर्ट से पूछा गया कि क्राइटेरिया क्या होगा
कि क्या मतलब इन जब हम डिटर्मिन करेंगे कि स्पेसिफिक पीपल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर कंसिडर टू बी बैकवर्ड और नॉट, तो उसका क्राइटेरिया क्या कास्ट हो सकती है कि मतलब कोई पर्टिकुलर कास्ट है जो कि हम उसको बोल सकते हैं कि वो बैकवर्ड है क्या नहीं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि कास्ट मे बी वन ऑफ द क्राइटेरिया, नॉट द ओनली क्राइटेरिया। पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ हैबिटेशन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, मतलब जो बैकवर्डनेस का, किसी क्लास की बैकवर्डनेस का कारण जरूरी नहीं है कि कास्ट ही हो, वो कोई भी ग्राउंड हो सकता है। पॉवर्टी भी हो सकती है, वो बंदा उसकी ऑक्यूपेशन बहुत छोटे दर्जे की है। तो ये सारे सिर्फ कास्ट के बेसिस पे हम किसी क्लास को बैकवर्ड नहीं कंसिडर करेंगे। नॉट ओनली द क्राइटेरिया, दीज ऑल्सो कैन बी कंसिडर टू बी एज द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ क्लास टू बी बैकवर्ड क्लास। फिर 15 क्लॉज 4 में यूज इज द वर्ड, अब वहां पे ना कास्ट वर्ड नहीं यूज हुआ, वहां पे क्लास वर्ड यूज हुआ है। एज बैकवर्ड कैन बी डिटर्मिन्ड विदाउट रेफरेंस टू कास्ट। तो किसी क्लास को बैकवर्ड क्लास कैटेगराइज करने के लिए कि कास्ट का रेफरेंस लेना कोई जरूरी नहीं है। कोर्ट डज नॉट अलाउ, अब इसी केस में उन्होंने ये भी बोला कि जो बैकवर्ड है उसको मोर बैकवर्ड क्लास की क्लासिफिकेशन करने की कोई जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद आया 1964 में चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस आया। यहां पे इन्होंने बोला कि बेसिस ऑफ कास्ट नॉट बीइंग क्राइटेरिया ऑफ डिटरमिन बैकवर्डनेस ऑफ क्लास इज बीइंग चैलेंज। अब ये जो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस था, यहां पे इन्होंने बोला था कि कास्ट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया टू डिटर्मिन अ क्लास टू बी अ बैकवर्ड क्लास। तो ये जो पॉइंट था यहां चैलेंज हुआ इस केस में। तो यहां पे कोर्ट ने किया कि देयर आर न्यूमरस कास्ट, अब कोई कास्ट ऐसी है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, देयरफॉर कास्ट कैन बी क्राइटेरिया टू कंसिडर अ क्लास इफ इंटायर कास्ट इज फाउंड टू बी सोशली एंड। तो इसके पहले तो उन्होंने बोला कि कास्ट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया, other criteria like poverty, occupation can be the criteria to determine a class to be a backward class। but इस केस में बोला कि अगर कोई कास्ट ही ऐसी है, पूरे उसके कास्ट के लोग अगर एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड, तो वहां पे कास्ट क्राइटेरिया हो सकती है। फिर इन पी राजेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1968 में इसी चित्रलेखा वाले जजमेंट को रिट्रीट किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ इस केस में, वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी 1996 का केस था। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हुआ कि जैसे जनरल कैटेगरी का बंदा बाय अडॉप्शन और मैरिज और कन्वर्जन अगर छोटी कास्ट में आ जाता है तो क्या उसको क्या वो रिजर्वेशन क्लेम कर सकता है। तो इस केस में इन्होंने हेल्ड किया, इफ मेंबर ऑफ forward class transplanted by adoption, marriage or conversion, then he cannot avail the benefit of clause 4 or 16 clause 4 of the constitution। अब next clause है article 15 clause 5 of the constitution। Nothing in subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of socially and educationally backward class of citizens or of scheduled caste and scheduled tribes in so far as such special provision relate to their admission to educational institutions, included private educational institution, whether aided or unaided by the state, other than minority educational institution referred to in article 30 clause 1 of the constitution। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्लॉज 1 में अब डिफरेंस क्या है। क्लॉज 1 में क्या था, एडवांसमेंट ऑफ SC BC और ST कैटेगरी के लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्या है, एडवांसमेंट ऑफ दीज क्लास ऑफ पीपल इन रिलेशन टू एडमिशन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आइदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना
तो अब ये जो क्लॉज 5 है ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। इन केसेस की स्टडी करने के बाद ये निकल के आया कि इन दीज केसेस हेल्ड द स्टेट कुड नॉट, अब इन केसेस के कंबाइंड स्टडी के बाद ये आया कि स्टेट कैन नॉट मेक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एडमिशन इन प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्राइवेटली रन इंस्टीट्यूशंस और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं हो सकती। तो इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए 93rd अमेंडमेंट के थ्रू क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू आया। द पार्लियामेंट इनेक्टेड द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। इसके थ्रू इस एक्ट ने प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन अप टू 15%, 7.5%, 27% इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन टू मेंबर्स ऑफ SC ST। इस एक्ट के थ्रू रिजर्वेशन दी गई इन क्लास ऑफ पीपल के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। दिस अमेंडमेंट ऑफ 93rd अमेंडमेंट हेल्ड वैलिड। अब अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 के केस में इस अमेंडमेंट को वैलिड डिक्लेयर किया गया। बट इन्होंने यहां ये बोला कि इन क्लासेस ऑफ पीपल के लिए जो BC कैटेगरी के लोग हैं उनमें क्रीमी लेयर को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, कि जो क्रीमी लेयर होएगी इस कैटेगरी ऑफ पीपल में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अब ये जो बट अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एज फार एज प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड was left open। अब ये तो हो गया एडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विच आर एडेड बाय द स्टेट। अब ये जो अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे इनके रिगार्ड में क्वेश्चन, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्वेश्चन में आने लगी। तो इन्होंने यहाँ पे जो क्लॉज 4 है उसमें इन्होंने क्लॉज 5 में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है admission to educational institution including private educational institution whether unaided, aided or unaided by the state। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर ही दिया। तो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वैलिड है, एडेड है बाय स्टेट और अनएडेड है बाय स्टेट, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ दीज कैटेगरी ऑफ पीपल होएगी और वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी होएगी। अब प्रमताय एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है। यहां पे इन्होंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ अनएडेड एंड एडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वैलिड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया क्लॉज 5 ऑफ द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 10% इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ऑफ पीपल के लिए जो रिजर्वेशन हुई है ये 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुई है। इस एक्ट के इस अमेंडमेंट के थ्रू क्लॉज 6 इंट्रोड्यूस हुआ इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इन्होंने स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दी है। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन एंड मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी इन्होंने यहाँ पे दी है। तो ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बेसिस पे इन्होंने रिजर्वेशन दी है ये इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन दी है, कि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन दी है कि उसके इन एडिशन ये भी रिजर्वेशन उनको मिलेगी।